हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 23, ठीक है। इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और आपने इस 50 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋण के लिए कोलेटरल सुरक्षा क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन इज। पहला आपका ऑप्शन है ऋणदाता की देनदारी, अ लायबिलिटी ऑफ द लेंडर। दूसरा है ऋणदाता के स्वामित्व में, ओन्ड बाय द लेंडर। तीसरा है ऋणग्राही की संपत्ति, एन एसेट ऑफ द बोरोवर। और चौथा है ऋणग्राही की देनदारी, अ लायबिलिटी ऑफ द बोरोवर, ठीक है। जो कोलेटरल सिक्योरिटी होता है वो होता है ऋणग्राही की संपत्ति यानी एन एसेट ऑफ द बोरोवर। कोलेटरल सुरक्षा ऋण लेने वाले व्यक्ति की वह संपत्ति है जिसे वह ऋण की गारंटी के रूप में रखता है। यदि ऋण चुकाया नहीं जाता है तो ऋणदाता उस संपत्ति को जब्त कर सकता है। इससे ऋणदाता का जोखिम कम होता है और अक्सर कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, ठीक है। सफल भुगतान के बाद संपत्ति वापस कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके का मुख्य घटक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द प्राइमरली कंस्टिट्यूएंट ऑफ द विनेगर? आपका पहला ऑप्शन है नाइट्रिक, दूसरा है एसिटिक, तीसरा है ह्यूमिक और चौथा है ऑक्जेलिक। तो ये है आपका एसिटिक, ठीक है। सिरके का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल है, जिसे एंथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। यह सिरके को इसका विशिष्ट खट्टा स्वाद और तीखी गंध देता है। सिरके में आमतौर पर 5 से 20% तक एसिटिक अम्ल होता है, जिसे पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। अन्य विकल्प जैसे नाइट्रिक, ह्यूमिक और ऑक्जेलिक अम्ल सिरके में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2002 के कानून के अनुसार भारतीय तिरंगे को फहराने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बेस्ड ऑन द 26 जनवरी 2002 लेजिस्लेशन, व्हाट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द रूल्स फॉर फ्लाइंग द इंडियन ट्राई कलर? आपका पहला ऑप्शन है झंडे को जानबूझकर जमीन को छूने नहीं दिया जा सकता है। दूसरा है झंडे का उपयोग सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। तीसरा है तिरंगे का उपयोग सजावट, रोसेट या बंटिंग के रूप में नहीं किया जा सकता। और चौथा है निजी नागरिकों को अपने परिसर में झंडा फहराने का अधिकार नहीं है। जो इसमें से सत्य नहीं है वो है निजी नागरिकों को अपने परिसर में झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सिटीजन्स हैव नॉट नो राइट टू फ्लाई द फ्लैग ऑन दियर प्रीमाइस, ठीक है। 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, जिससे निजी नागरिकों को अपने परिसर में सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने का अधिकार मिला। इससे पहले यह अधिकार सीमित था, इसलिए यह कहना कि निजी नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, ये कथन क्या है? गलत है, ठीक है। अन्य विकल्प जैसे झंडे का जमीन को न छूना, सांप्रदायिक लाभ के लिए इस्तेमाल न करना और सजावट के रूप में उपयोग न करना, ये सारे क्या हैं? ये सारे सही नियम, ठीक है। यानी कि इनको आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर के नारायण निम्नलिखित पुस्तक में से किसके लेखक नहीं है? आर के नारायण इज नॉट द ऑथर ऑफ द बुक। पहला ऑप्शन है द बैचलर ऑफ आर्ट, दूसरा है द इंग्लिश टीचर, तीसरा है टू लिव्स एंड अ बर्ड और चौथा है वेटिंग फॉर द महात्मा। तो जो इनकी पुस्तक है इसके लेखक नहीं है वो है टू लिव्स एंड अ बर्ड, ठीक है। टू लिव्स एंड अ बर्ड के लेखक आर के नारायण नहीं बल्कि मुल्क राज आनंद हैं। यह उपन्यास 1937 में प्रकाशित हुआ था और इसमें असम के चाय बागानों में काम करने वाले गरीब मजदूरों के शोषण को दर्शाया गया है। आर के नारायण, जो अपनी काल्पनिक शहर मालगुडी के लिए जाने जाते हैं, ने अन्य विकल्पों में उल्लेखित पुस्तकों को लिखा है, ठीक है, जैसे कि द बैचलर ऑफ आर्ट, द इंग्लिश टीचर और वेटिंग फॉर द महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बेकरेल किसके खोज से जुड़े हुए हैं? हेनरी बेक्यूरेल वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ डैश। पहला आपका ऑप्शन है अनुवांशिकी, दूसरा है रेडियोधर्मी, तीसरा है आवाहन यानी कि इंडक्टेंस और चौथा है चालकता यानी कंडक्टिविटी। तो ये खोज करता है रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है, यानी कि रेडियो धर्मिता का। हेनरी बेकरेल ने 1896 में रेडियो धर्मिता की
आकस्मिक खोज की थी। वे यूरेनियम लवड़ों पर शोध कर रहे थे जब उन्होंने पाया कि यह बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश के रहस्यमय विकिरण उत्सर्जित करता है। इस खोज ने भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। बाद में मैरी और पियरे क्यूरी ने बेकेरेल के काम को आगे बढ़ाया और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसके लिए तीनों को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे ताकि यह समझ सके कि यूरेनियम को कैसे शुद्ध किया जाए और परमाणु बम बनाया जाए। उनके इस कार्य को क्या कहा जाता है? सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट गैदर्ड इन द 1940s टू फिगर आउट हाउ टू रिफाइन यूरेनियम एंड बिल्ड एन एटॉमिक बम। व्हाट वाज देयर वर्क कॉल्ड? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, दूसरा है एटॉमिक हेरिटेज, तीसरा है पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट और चौथा है लॉस आलामोस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है आपका संबंधित मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम बनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा द्वारा चलाए गए गुप्त शोध और विकास कार्यक्रम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस परियोजना में कुछ महान वैज्ञानिक शामिल थे जिन्होंने यूरेनियम को शुद्ध करने और परमाणु हथियार बनाने पर काम किया। यह एक अभूतपूर्व प्रयास था जिसका नेतृत्व अमेरिकी सेना ने किया था और इसके परिणाम स्वरूप 1945 में दुनिया के पहले परमाणु हथियारों का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेविगेशन सैटेलाइट? पहला आपका ऑप्शन है GSLV, दूसरा है PSLV, तीसरा है IRNSS और चौथा है SLV-3। ये है आपका IRNSS। ठीक है, IRNSS जिसका परिचालन नाम नाविक है, भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। यह भारत और उसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सटीक स्थिति और समय की जानकारी प्रदान करता है, जबकि GSLV और PSLV रॉकेट प्रक्षेपण यान हैं जिनका उपयोग उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो आपका SLV-3 है एक पुराना प्रक्षेपण यान है। इस प्रकार आपका जो IRNSS ही एकमात्र क्या है, नेविगेशन उपग्रह है। ठीक है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा IRNSS। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? आपका पहला ऑप्शन है गंगा शार्क, दूसरा है भारतीय स्टार कछुआ, तीसरा है गंगा नदी डॉल्फिन और चौथा है गोल्डन महसीर। ठीक है, तो ये है आपका गंगा नदी डॉल्फिन यानी गंगेज रिवर डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसे 2009 में यह दर्जा दिया गया था। इसे सूसू भी कहते हैं और यह केवल मीठे पानी में रहती है जो गंगा की शुद्धता का प्रतीक है। ठीक है, यह संकटग्रस्त प्रजाति है और इसका अस्तित्व नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इसे संरक्षित करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज कीबोर्ड में रीडू के लिए मानक शॉर्टकट कुंजी संयोग क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर रीडू? पहला आपका ऑप्शन है Ctrl+Shift+Z, दूसरा है Ctrl+-, तीसरा है Ctrl+Shift+A और चौथा है Ctrl+Z। जो स्टैंडर्ड है रीडू के लिए वो है आपका Ctrl+Shift+Z। ठीक है, इसके साथ ही साथ और क्या होता है, वो होता है Ctrl+Y। ठीक है, इससे भी रीडू किया जा सकता है जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? मुरूद जंजीरा फोर्ट सिचुएटेड इन महाराष्ट्र इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय डैश। पहला आपका ऑप्शन है धान के खेत, दूसरा है पेड़, तीसरा है बाग बगीचे और चौथा है पानी। ये चारों तरफ घिरा हुआ है आपका पानी से। महाराष्ट्र में स्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह किला रायगढ़ जिले में मुरूड के तटीय गांव के पास अरब सागर के एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। यह भारत के सबसे मजबूत समुद्री किलों में से एक माना जाता है और इसे कभी भी युद्ध में जीता नहीं जा सका है। किले के चारों ओर का पानी एक अभेय खाई का काम करता था जिससे हमलावरों के लिए इसे भेदना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लोकसभा के आकार को डैश निर्वाचित सदस्यों तक सीमित करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश सदस्य नामित किए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुट्स अ लिमिट ऑन द साइज ऑफ द लोकसभा टू डैश इलेक्टेड मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम डैश मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आपका पहला ऑप्शन है 550 और 2, दूसरा है 543 और 2, तीसरा है 541 और 3 और चौथा है 547 और 3।
ये है आपका 550 और 2, ठीक है। संविधान के मूल प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। हालांकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक जमीन की ओर गिर जाता है, यह किसका उदाहरण है? अ मंकी सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री सडनली फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। पहला आपका ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है केपलर्स के नियम, तीसरा है न्यूटन का गति का तृतीयक नियम यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और चौथा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। जब एक बंदर पेड़ की शाखा से जमीन की ओर गिरता है तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जब बंदर पेड़ पर बैठा होता तो उसमें अधिकतम आपका स्थिज ऊर्जा यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, ठीक है। जैसे ही वह गिरना शुरू करता है उसकी स्थिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जमीन से टकराने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया में बंदर की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी स्थिज और गतिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलेक्स का पूर्ण रूप क्या है? आपका पहला ऑप्शन है टेलीग्राम एक्सप्रेस, दूसरा है टेली प्रिंटर एक्सचेंज, तीसरा है टेली कम्युनिकेशन एक्सचेंज और चौथा है टेलीफोन एक्सचेंज। तो टेलेक्स का जो पूर्ण रूप है ये है आपका टेली प्रिंटर एक्सचेंज, ठीक है। टेलेक्स का पूर्ण रूप टेली प्रिंटर एक्सचेंज है। यह एक ऐतिहासिक दूरसंचार प्रणाली थी जो टेलीफोन नेटवर्क की तरह ही टेली प्रिंटर मशीनों का एक ग्राहक से ग्राहक नेटवर्क था, ठीक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखित संदेश भेजने के लिए किया जाता था और यह फैक्स मशीनों और ईमेल के आने से पहले संचार का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट देशों की तुलना इनमें से किस आधार पर नहीं करती है? यूएनडीपीज रिपोर्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डैश। पहला आपका ऑप्शन है ज्ञान यानी नॉलेज, दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तीसरा है लंबा और स्वस्थ जीवन यानी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और चौथा है जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये नहीं इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई देशों की तुलना स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, ज्ञान यानी शिक्षा का स्तर और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर करता है। यह रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है जो किसी कंपनी के प्रशासन से संबंधित है। एचडीआई का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास के बजाय मानव कल्याण को मापना है, जिसमें इन तीनों आयामों का समग्र आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में हर वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में इनमें से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन नागालैंड? पहला आपका ऑप्शन है बनेश्वर मेला, दूसरा है हॉर्नबिल महोत्सव, तीसरा है होइग्यो बिसु जनजातीय उत्सव और चौथा है भगोरिया उत्सव। ये है आपका हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। नागालैंड में हर वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं क्योंकि यह नागालैंड की सभी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला, संगीत और पारंपरिक नृत्यों का भव्य प्रदर्शन है। यह उत्सव नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन व्हाट डेट इज द वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आपका पहला ऑप्शन है 10 सितंबर, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 10 जुलाई और चौथा है 10 जून। तो ये हर वर्ष आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के शेरों के संरक्षण और उसके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन शेरों के महत्व को उजागर करता है जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, खासकर उनके प्राकृतिक आवासों के नुकसान के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? डैश आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है बैरन आइलैंड, दूसरा है ऑयस्टर रॉक, तीसरा है वाइपर और चौथा है हैवलॉक।
तो ये है आपका बैरन, ठीक है। बैरन द्वीप जो अंडमान सागर में स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इस वीरान द्वीप पर समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं, जिससे यह भूवैज्ञानिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। इसके सबसे हालिया विस्फोट में से कुछ 2017 और 2025 में हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा गणना नहीं कर सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग इन जनरल कैनॉट कंप्यूट? आपका पहला ऑप्शन है कैलकुलेटर, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है प्रिंटर और चौथा है मोबाइल फोन। तो जो कैलकुलेट नहीं कर सकता वो है आपका प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर आमतौर पर गणना नहीं कर सकता। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से प्राप्त डिजिटल डेटा की हार्ड कॉपी प्रिंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन? आपका पहला ऑप्शन है अचलगढ़, दूसरा है जरगा, तीसरा है गुरु शिखर और चौथा है शेर। तो ये है आपका गुरु शिखर, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? वो है गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की। और इसकी ऊंचाई और स्थान क्या है? यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है, यानी कि 5650 फीट। और जो अचलगढ़, जरगा और शेर है, ठीक है, ये सभी क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित अन्य चोटियां हैं, लेकिन ये गुरु शिखर जितनी ऊंची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष इज एसोसिएटेड विथ डैश। पहला आपका ऑप्शन है खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, दूसरा है बांग्ला साहित्य, तीसरा है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और चौथा है राजनीति यानी पॉलिटिक्स। ये संबंधित है आपके इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी से, ठीक है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष एक प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विद थे, जिन्हें विशेष रूप से पूर्व कोलकाता के वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उन्होंने यह दर्शाया कि ये वेटलैंड्स अनुपचारित सीवेज को प्राकृतिक रूप से साफ शहर के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवा प्रदान करते हैं। उनके प्रयासों से ही इन वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिल सका है। उनका काम पारिस्थितिकी और पारंपरिक ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है वह डैश है। प्लाज्मा विच इज वन ऑफ द ब्लड्स कंस्टिट्यूएंट इज अ डैश। पहला आपका ऑप्शन है कोशिका यानी सेल, दूसरा है पेशी यानी मसल्स, तीसरा है द्रव्य यानी लिक्विड और चौथा है ऊतक यानी टिश्यू। तो जो प्लाज्मा है ये है द्रव्य यानी लिक्विड, ठीक है। प्लाज्मा रक्त का एक द्रव्य घटक है। यह रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसमें पानी, प्रोटीन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। रक्त कोशिकाएं जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स इसी द्रव में निलंबित रहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आईबीएम संगत कंप्यूटर में एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की इन एन आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर? आपका पहला ऑप्शन है कंट्रोल, दूसरा है शिफ्ट, तीसरा है टैब और चौथा है विंडोज कुंजी। तो वो जो नहीं होता है वो है आपका टैब, ठीक है। कंप्यूटर के मॉडिफायर कुंजियां जैसे कंट्रोल, शिफ्ट और विंडोज कुंजी हैं, अन्य कुंजियों के कार्य को बदलने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके विपरीत जो टैब का कुंजी है वो क्या करता है? नेविगेशन कुंजी है, ठीक है, जो कर्सर को आगे बढ़ाने जैसे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? विच वन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अ मेटालिक मिनरल? आपका पहला ऑप्शन है कोल, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है टीन और चौथा है निकल। तो जो धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है वो है आपका कोयला, ठीक है। कोयला एक अधात्विक खनिज है, जबकि बॉक्साइट, टीन और निकल धात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिजों में धातु होती है जो गर्मी और बिजली का संचालन करती है, वहीं कोयला जीवाश्म ईंधन है जो बिजली पैदा करने और उद्योग को ऊर्जा देने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिच्चू कहाँ स्थित है? द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द हिस्टोरिक सेंचुरी ऑफ माचू पिच्चू इज लोकेटेड इन डैश। पहला आपका ऑप्शन है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है वियतनाम और चौथा है पेरू। तो ये आपका स्थित है पेरू में, ठीक है। माचू पिच्चू पेरू के एडीज पर्वतमाला में स्थित है। इनका सभ्यता का एक 15वीं शताब्दी का गढ़ है, ठीक है।
यह उत्कृष्ट वास्तुकला और इंजीनियरिंग का प्रमाण है जिसे बिना गारे के पत्थर से बनाया गया था। यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित यह स्थान इंका साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों में शामिल नहीं है। द मेन माउंटेन रेंजेज ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड। आपका पहला ऑप्शन है हिंदू कुश, दूसरा है विंध्य, तीसरा है अरावली और चौथा है सतपुड़ा। तो ये है आपका हिंद कुश। ठीक है। हिंद कुश भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है क्योंकि यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। यह हिमालय के पश्चिमी विस्तार का हिस्सा है लेकिन भारत की सीमाओं के भीतर स्थित नहीं है। इसलिए विपरीत जो इसके विंध्य है, अरावली और सतपुड़ा जैसी पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, भारत के मुख्य भूभाग का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यरत भाप इंजन है। द इंजन ऑफ द डैश इज द ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड। आपका पहला ऑप्शन है फेरी क्वीन, दूसरा गोल्डन चैरियट, तीसरा है पैलेस ऑन व्हील और चौथा है महाराजा एक्सप्रेस। तो ये है आपका फेरी क्वीन। ठीक है। फेरी क्वीन 1855 में बना दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत भाप इंजन है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया था। भारतीय रेलवे ने इसे एक विरासत ट्रेन के रूप में संरक्षित किया है जो पर्यटकों को दिल्ली और रेवाड़ी के बीच की यात्रा का अनुभव कराती है। यह इतिहास और इंजीनियरिंग का एक अनूठा उदाहरण है जिसने भारत की रेल यात्रा की समृद्ध विरासत को जीवित रखा है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? उसे पहले डैश स्टेडियम कहा जाता था। ऑन द 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एट अ स्टेडियम दैट वाज फॉर्मली नोन एज द डैश स्टेडियम। आपका पहला ऑप्शन है छत्रसाल, दूसरा है इरविन, तीसरा है टाकतोरा और चौथा है हरबख्श सिंह। तो ये जो स्टेडियम का नाम है ये है इरविन। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली के इरविन स्टेडियम, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यह पहला गणतंत्र दिवस समारोह था जहां परेड और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यह राजपथ, इसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है, पर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत से पहले का स्थान था। इरविन स्टेडियम का निर्माण 1933 में हुआ था। नेक्स्ट है, गजट ऑफ इंडिया का अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है? हु इज द ऑथराइज्ड पब्लिशर एंड कस्टोडियन ऑफ द गैजेट ऑफ इंडिया? आपका पहला ऑप्शन है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, दूसरा है चीफ कंट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग, तीसरा है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और चौथा है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये है आपका जो संरक्षक है, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है। बजट ऑफ इंडिया का अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन है। यह भारत सरकार का एक कानूनी दस्तावेज है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत प्रकाशन विभाग द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन सरकारी प्रकाशनों के भंडार, बिक्री और वितरण की जिम्मेदारी भी निभाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इसरो का एक विरासत प्रक्षेपक यानी लिगेसी लॉन्चर बन गया है। डैश हैज बिकम अ लिगेसी लॉन्चर ऑफ इसरो। आपका पहला ऑप्शन है ASLV, दूसरा है GSLV, तीसरा है साउंडिंग रॉकेट्स और चौथा है PSLV। तो ये है आपका ASLV। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV का एक विरासत प्रक्षेपक बन गया है। यह 1980 और 1990 के दशक में विकसित एक प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था जिसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित करना था। ASLV कार्यक्रम ने इसरो को भविष्य के प्रक्षेपण यान जैसे PSLV और GSLV के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां विकसित करने में मदद की। इसके बाद इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड नॉट बिलोंग टू साउथ इंडिया? पहला आपका ऑप्शन है पांड्य, दूसरा है पाल, तीसरा है सातवाहन और चौथा है पल्लव। ये है आपका पाल वंश। पाल वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था बल्कि इसने 8वीं और 12वीं शताब्दी तक बंगाल और बिहार जैसे पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर शासन किया। इसके विपरीत पांड्य, सातवाहन और पल्लव सभी दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यवंश थे। ठीक है। पांड्य ने तमिलनाडु के सुदूर दक्षिणी छोर पर शासन किया, सातवाहन ने दक्कन क्षेत्र में शासन किया और पल्लव ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में असंगत कथन पहचाने। फाइंड द ऑड स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका पहला स्टेटमेंट है, यह राष्ट्र की नियमावली है, इट इज द रूल बुक ऑफ द नेशन। दूसरा है, यह कानून के शासन को संहिताबद्ध करता है, इट कोडिफाइज रूल ऑफ लॉ। और तीसरा है, यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, इट रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यूज। और चौथा है, यह एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, इट इज़ नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो जो स्टेटमेंट आपका गलत है वो है, यह एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, इट इज़ नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, भारतीय संविधान एक विस्तृत और सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो शासन के नियमों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनोस्कोप एक उपकरण है जो डैश की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। राइनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिन द डैश। पहला आपका ऑप्शन है ब्रेन यानी मस्तिष्क, दूसरा है आंख, तीसरा है नाक और चौथा है कान। तो ये आपका एग्जामिन करता है नाक। ठीक है, राइनोस्कोप एक उपकरण है जो नाक की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक पतली नली जैसी मशीन होती है जिसमें देखने के लिए एक प्रकाश और एक लेंस लगा होता है। इसका उपयोग नाक के अंदरूनी हिस्से जैसे कि नसल कैविटी और नेसोफेरिंगियल क्षेत्र की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्था कहाँ स्थित है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट डैश। पहला आपका ऑप्शन है नागपुर, दूसरा है गंगटोक, तीसरा है देहरादून और चौथा है ईटानगर। ये आपका स्थित है देहरादून में। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्था देहरादून में स्थित है। यह एक स्वायत्त संस्था है जिसे 1982 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वोटिंग राइट्स अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। पहला आपका ऑप्शन है 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक वोट दे सकता है। दूसरा है, जिन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ माना गया है वो भी वोट दे सकते हैं। तीसरा है, केवल वही लोग वोट दे सकते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है। और चौथा है, इसमें कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। ठीक है, जो कथन सत्य नहीं है वो है, जिन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ माना गया है वो भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, भारत में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है जो एक अदालत द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, यह मतदान अधिकारों से संबंधित एक गलत धारणा है। मतदान के लिए नागरिक को 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। किसी भी अन्य अपराध के कारण भी मतदान का अधिकार छीन लिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस मिट्टी में उगाई जाती है। इन इंडिया कॉटन क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन डैश। पहला आपका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी यानी अलुवियल सॉइल, दूसरा है लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, तीसरा है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल और चौथा है बलुई मिट्टी यानी सैंडी सॉइल। तो ये है आपका काली मिट्टी। ठीक है, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, में उगाई जाती है। इस मिट्टी की नमी बनाए रखने की उच्च क्षमता कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। यह दक्कन के पठार के क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। काली मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इसकी बनावट कपास की फसल के लिए आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट है, एक साधारण चुंबक डैश को आकर्षित नहीं करता। एन ऑर्डिनरी मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट डैश। पहला आपका ऑप्शन है लोहा, दूसरा है निकल, तीसरा है कांस यानी ब्रॉन्ज और चौथा है स्टील। तो ये अट्रैक्ट नहीं करता है कांसा यानी ब्रॉन्ज को। ठीक है, एक साधारण चुंबक कांसे को आकर्षित नहीं करता है क्योंकि यह लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबक केवल लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, कांसा, तांबे और टीन जैसे धातुओं का मिश्रित धातु होता है और ये धातुएं लौह चुंबकी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज लेमैत्री किससे संबंधित हैं। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और चौथा है सौर मंडल से। ठीक है, तो ये संबंधित है आपके बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध बिग बैंग सिद्धांत से है। वह एक बेल्जियम के खगोलशास्त्रीय और कैथोलिक पादरी थे जिन्होंने 1927 में यह सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक छोटे अत्यंत सघन बिंदु से एक बड़े विस्फोट के साथ शुरू हुआ जिसे उन्होंने आदिम परमाणु कहा था। उनके इस विचार के बाद में एडविन हबल के अवलोकन के साथ मिलकर आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत का आधार बनाया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहला आपका ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स जो एग्जाम्पल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का एग्जाम्पल, ठीक है। लिनक्स एक परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया? आपका पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है शिमला, तीसरा है दार्जिलिंग और चौथा है कोलकाता। ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। यह चाणक्यपुरी में है और भारतीय रेल की 160 वर्षों से अधिक की विरासत को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की मिशन एरिया अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? आपका पहला ऑप्शन है डिजिटल जागरूकता पर वित्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज ऑन डिजिटल अवेयरनेस, दूसरा है मांग पर शासन और सेवाएं यानी गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, तीसरा है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण यानी कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और चौथा है प्रत्येक नागरिक के लिए एक मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, ठीक है। तो जो प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है इस मिशन का वो है डिजिटल जागरूकता पर वित्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज ऑन डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना है। इसके मुख्य दृष्टि क्षेत्र हैं हर नागरिक के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मांग पर शासन और सेवाएं और नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल? पहला आपका ऑप्शन है पेनिट्रोमीटर, दूसरा है टेकोमीटर, तीसरा है पाइक्नोमीटर और चौथा है ग्राफोमीटर। तो ये आपका यूज किया जाता है पाइक्नोमीटर, ठीक है। पाइक्नोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व मिट्टी के कणों के घनत्व का पानी के घनत्व से अनुपात है, ठीक है। पाइक्नोमीटर विधि में मिट्टी के सूखे नमूने को पानी के साथ मिलाकर विस्थापित पानी के आयतन को मापा जाता है जिससे मिट्टी के ठोस कणों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी के नमूने को सुखाना, उसे पाइक्नोमीटर में डालना और फिर सावधानीपूर्वक वजन लेना शामिल होता है ताकि सटीक गणना की जा सके। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन इंडिया इन द ईयर डैश। पहला आपका ऑप्शन है 1973, दूसरा है 1980, तीसरा है 1970 और चौथा है 1990। तो ये आपका किया गया था शुरुआत इसकी 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा बाघों की घटती आबादी को बचाने और उनके आवासों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था और यह एक वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नहर जो पूरे वर्ष सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है डैश। अ कैनाल विच इज यूज फॉर इरिगेशन ऑल ईयर राउंड इज कॉल्ड डैश। पहला आपका ऑप्शन है डीच नहर, दूसरा है सतत नहर यानी कंटिन्यूअस कैनाल, तीसरा है बारहमासी नहर यानी पेरेनियल कैनाल और चौथा है मौसमी नहर यानी सीजनल कैनाल। ये आपका कहलाती है बारहमासी नहर यानी पेरेनियल कैनाल, ठीक है। वह नहर जो पूरे वर्ष सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है बारहमासी नहर यानी पेरेनियल कैनाल कहलाती है। यह नहर ग्लेशियर या बड़े जलाशयों जैसे अस्थायी जल स्रोतों से पानी प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत एक मौसमी नहर केवल साल के कुछ खास महीनों में ही पानी उपलब्ध कराती है, आमतौर पर जब अधिक वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन द रावी रिवर? आपका पहला ऑप्शन है उकाई, दूसरा है बगलिहार, तीसरा है पोंग और चौथा है थीन। तो ये है आपका थीन, ठीक है। थीन बांध जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं रावी नदी पर बना है जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और पन बिजली का उत्पादन है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जबकि उकाई, बगलिहार और पोंग जैसे अन्य बांध क्रमशः तापी नदी पर, चिनाब पर और ब्यास नदियों पर स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हिल स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित है? विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? पहला आपका ऑप्शन है दलहौजी, दूसरा है हार्सली हिल्स, तीसरा है दार्जिलिंग और चौथा है नैनीताल। तो ये है आपका स्थित हार्सली हिल्स, ठीक है।
और जो डलहौजी है ये आपका कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? पहला आपका ऑप्शन है जल का वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन ऑफ वाटर। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अपसादन यानी डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है ड्राई आइस का ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। और चौथा है जल के वाष्पीकरण और ड्राई आइस के ऊर्ध्वपातन दोनों। तो ये है आपका दोनों, जल के वाष्पीकरण और ड्राई आइस का ऊर्ध्वपातन। ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है और रिएक्शन करने के लिए आपको बाहर से कोई ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट? पहला आपका ऑप्शन है SMTP, दूसरा है POP, तीसरा है C++ और चौथा है TCP और IP। ये जो इसका मानक होता है ये होता है आपका TCP और IP। TCP और IP इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है जो उपकरणों के बीच डेटा संचार को नियंत्रित करता है। यह डेटा को छोटे पैकेट्स में तोड़कर उन्हें गंतव्य तक भेजता है और वहां उन्हें फिर से जोड़ता है। इसमें दो प्रमुख प्रोटोकॉल हैं। TCP विश्वसनीय डेटा डिलीवरी सुनिश्चित करता है और IP पैकेटों को सही पते तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। ईमेल जैसे कार्यों के लिए उपयोग होने वाला SMTP और POP इसी TCP और IP ढांचे के भीतर काम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फर्श को चमकदार बनाने के लिए उसे किससे रगड़ा जाता है? इन ऑर्डर टू मेक द फ्लोर ग्लॉसी इट इज रब्ड विद डैश। पहला आपका ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, दूसरा है ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट और चौथा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये रगड़ा जाता है आपका ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑक्सैलिक अम्ल से। ठीक है। फर्श को चमकदार बनाने के लिए उसे ऑक्सैलिक अम्ल से रगड़ा जाता है। यह अक्सर संगमरमर और पत्थर जैसे सतहों के लिए पॉलिशिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल होता है। यह फर्श पर मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सलेट की एक क्रिस्टलीय परत बनाता है। यही कठोर और चिकनी परत फर्श को चमकदार बनाती है जिससे सतह की चमक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए वर्ड दिया गया है बाइनरी डिजिट 4 टाइम 0 4 टाइम 11 फिर 0010 1101 संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है। जब हम किसी भी बाइनरी जो आपका कोड होता है उसका जब हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं या फिर जो भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं उसमें क्या किया जाता है कि 1 को 0 से रिप्लेस किया जाता है और 0 को 1 से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है। इस तरह हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो जो आपका ये लिखा गया है बाइनरी कोड इसका आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 टाइम 1 4 टाइम 0 1101 0010। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वास्तुकला यानी मॉडर्न आर्किटेक्चर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? द मूवमेंट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ डैश। पहला आपका ऑप्शन है 1932, दूसरा है 1920, तीसरा है 1922 और चौथा है 1930। ये आपका शुरू हुआ था वर्ष 1920 में। ठीक है। आधुनिक वास्तुकला आंदोलन 1920 के दशक में शुरू हुआ, हालांकि इसकी नींव 19वीं सदी के अंत में पड़ गई थी। इस दशक में बाउल हाउस स्कूल जैसे संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय शैली के उदय के साथ इसने एक प्रमुख आंदोलन का रूप ले लिया। पारंपरिक वास्तुकला से अलग होकर इसमें स्टील और कंक्रीट जैसी नई सामग्री का उपयोग किया गया और न्यूनतम सजावट के साथ कार्यक्षमता पर जोर दिया गया। इस आंदोलन से आधुनिक डिजाइन और निर्माण तकनीकों को बढ़ावा दिया। तो ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन। ठीक है। और आपने इस 50 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो क्योंकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट या फिर करंट अफेयर के सेट इस चैनल पर आए वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।